हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। तरफ पिनाकी एंटरटेनमेंट था जो अपने कंटेस्टेंट को पैसे के दम पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो विवान की कंपनी भी उसे काफी सपोर्ट कर रही थी और इस तरह से दो बड़ी कंपनियों के बीच में लड़ाई चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ रिहान अब अपनी टीम के लिए बिल्कुल टेंस नहीं था। कईयों की उन्हें सपोर्ट करने के लिए अब उनके फैंस थे जो वाकई उनका साथ दे रहे थे। सभी लोग राधिका को बहुत बधाई। राधिका ने सबसे कहा कि चैंपियनशिप जीतने के बाद वह सभी को ट्रीट देगी। रिद्मा, इस बार तुम सब लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। इस पूरे सॉन्ग गोल्ड मेलोडी कंपटीशन की हिस्ट्री में इस बार पहली बार ऐसा होगा जब तुम्हारे बाकी सारे कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। सभी लोगों की बधाइयां लेने के बाद राधिका ने सबसे कहा, यह सब कुछ सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है। मिस्टर गांव ने इतना ज्यादा अच्छी तरह से सॉन्ग कंपोज किया है कि उन्हीं की वजह से हम लोग जीत पाएंगे। गोल्डन मेलोडी कंपटीशन में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई कंपटीटर इतने ज्यादा डिफरेंस से जीतने वाला हो। पहले बहुत ही कम पॉइंट के अंतराल से लोग जीतते थे, पर इस बार ड्रीम एंजल ग्रुप और बाकी कंटेस्टेंट के बीच 5 मिलियन पॉइंट्स का डिफरेंस, तो जो अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला था। अगर निर्वाण और विवान दोनों की पॉपुलर को भी मिला दे तो भी वे ड्रीम एंजल की बराबरी नहीं कर सकते थे, और यह बहुत ही बड़ी बात थी। आगे कंपटीशन की जूरी ने ड्रीम एंजल ग्रुप को 99.8 पॉइंट्स दिए थे आउट ऑफ 10, जो कि आज तक के सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर थे। वही बाकी कंटेस्टेंट को हाईएस्ट स्कोर 9 दिए गए थे। कंटेस्टेंट के स्कोर के बीच में इतना बड़ा गैप पहले ही गोल्डन मेलोडी कंपटीशन ऑफ द न्यू सॉन्ग का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। फैंटेसी एंजल ग्रुप को इतने सारे स्पैमर्स ने सीधे ताज पहना दिया था। जब से ये लोग अपनी डेब्यू के हाईएस्ट पीक पर थे, तब से कोई भी इन्हीं अब नहीं रोक सकता था। राधिका और बाकी 3 सिंह ने बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर लिया था, पर फिर भी उनमें से कोई भी बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हुआ, क्योंकि वह लोग जानते थे कि बिना कंपनी के सपोर्ट के यह सब कुछ पॉसिबल नहीं था। इस सब में सबसे बड़ी बात यह थी कि रिहान ने मिस्टर गाव को खुद गाने लिखने के लिए कहा था, और कहीं ना कहीं यही बात थी जिसने इन गानों को सुपर डुपर बना दिया। रेहान को इन लड़कियों की खूबसूरती, एक अच्छे गाने और इन सभी के क्लीन बैकग्राउंड पर रिहान और लाखों फैंस को भरोसा था। वहां पर सभी लोग इस सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, पर रजत रेहान को ढूंढ रहा था। रेहान के मिल जाने के बाद रजत ने उससे कहा, यहां बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट के ऊपर जिन्होंने राधिका और बाकी सभी की मेकअप स्टोरीज बनानी शुरू कर दी है। रेहान ने बहुत ही कोल्ड स्माइल करते हुए कहा, हम कौन है? यह लोग लगता है बहुत हिम्मत आ गई है। इनमें रजत में शांत होते हुए कहा, यह निर्वाण है, वही यह सब कुछ कर रहा है। जैसे ही रेहान ने निर्वाण का नाम सुना, उसने अपने मन में सोचा कि उसे उम्मीद थी कि वह ऐसा ही कुछ करेगा। वह कब से सोच रहा था कि यह आदमी इतना शांत कैसे बैठा है, जब से रेहान ने उसे रिच लेडी का नाम लेकर टोंट मारा था। अब समझ आया कि वह यही सब करने का इंतजार कर रहा था। रजत ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, इस आदमी को अपनी लिमिट्स का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। क्या यह राधिका और बाकी सब लड़कियों के ब्लैक मटेरियल ढूंढकर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को दिखाना चाहता है ताकि वह लोग पिटीशन में पार्टिसिपेट न कर सके? रेहान अभी भी शांत खड़ा रजत की बातें सुन रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसके पीछे निर्वाण है या फिर पिनाकी एंटरटेनमेंट कंपनी। जब भी वह लोग रेहान के आर्टिस्ट को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेंगे तो रेहान उन्हें खाक में मिलाकर रख देगा। रजत ने रेहान को कुछ फोटो वीडियो दिखाते हुए कहा, यह कुछ फोटो और वीडियोस हैं जिन्हें उस आदमी ने इंटरनेट पर छोड़ा है। फोटो और वीडियोस उस दिन याच पर हुई पार्टी के हैं जिन्हें तोड़ मरोड़ कर उस आदमी ने इंटरनेट पर छोड़ दिया। रेहान ने वह लैपटॉप अपने हाथ में लिया जो रजत ने अभी अभी उसे पकड़ाया था। उस लैपटॉप में पहले से वह पेज ओपन था। उसके ऊपर जो न्यूज टाइटल था उसे पढ़ते ही रेहान की आंखें एक बार के लिए वही रुक गईं। शॉकिंग सेकंड जनरेशन, रिच पासन के साथ इन लड़कियों के ग्रुप ने एक हाई प्रोफाइल याच पर साथ भी ऐसा किया। क्या यह फैंटेसी एंजल लड़कियां इसीलिए इतनी फेमस हो रही हैं कायू कि उनके साथ सुपर रिच सेकंड जनरेशन बॉस हैं? इसी तरह की खबरें पूरी एंटरटेनमेंट वेबसाइट पर भरी हुई थी, पर रेहान ने देखा
कि उसमें जो भी फोटो और वीडियोस थे उनमें कोई ब्लैक मटेरियल नहीं था। उन आर्टिकल्स एंड फोटोज में सिर्फ राधिका और बाकी लड़कियां बातें करते हुए बोट में सीनरी देख रही थी। उस आर्टिकल में कोई टेक्स्ट और वर्ड्स थे। वे ऐसे थे जैसे लिखने वाले ने खुद इन सेलिब्रिटीज को अपनी आंखों से देखा हो। एक बार के लिए तो रेहान इस आर्टिकल राइटर की राइटिंग से काफी इंप्रेस हो गया। बहुत सारे लोगों ने इन खबरों को देखा जिसमें इस तरह के हेडलाइंस दिए हुए थे और पहली नजर में ही सबको यह एकदम फेक लग रहा था। हालांकि अभी भी बहुत लोग थे जिन्हें सच नहीं पता था और ऐसे लोगों ने बिना अपने दिमाग का 1% हिस्सा भी यूज किए सीधे कमेंट बॉक्स में धावा बोल दिया और फैंटेसी ड्रीम एंजल ग्रुप के खिलाफ अजीब अजीब बात बोलने लगे। अब समझ आया कि यह सब इतनी जल्दी पॉपुलर कैसे हो गई। तो लीड बोर्ड पर इतने आगे आने में बहुत पैसे दिए गए हैं। तुमने सही कहा, रातों रात फेमस होने के पीछे कोई बहुत बड़ी बात है। पहले मैं इन लोगों को कितना पसंद करता था, पर अब पता चला है कि यह सब तो कजन्स हैं। कितनी बुरी बात है। इस तरह की बकवास कमेंट करने के लिए ही कुछ लोग इन कमेंट बॉक्स का हिस्सा बनते हैं, कायों कि इन्हें यह सब करने में मजा है। और इस तरह के लोग ऐसी बातें कर करके इन न्यूज को टीवी और मीडिया की हेडलाइन बना देते हैं। खैर, रेहान ने निर्वाण और पिना की एंटरटेनमेंट की तरफ देखा और फिर रजत से कहा, हम इन सब की इतनी घटिया और चिप ट्रिक को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तुरंत इनसे डील करो। रजत ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ रेहान से कहा, डोंट वरी बॉस, मैंने पहले ही लोगों की पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। यह सब कुछ थोड़ी ही देर में ठंडा पड़ जाएगा और मैंने उन स्पर के ऐप ड्रेस भी ट्रैक कर लिए हैं जिन्होंने इन न्यूज को पोस्ट किया है। मैं सिर्फ आपके ऑन ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। रेहान ने रजत को देखकर कहा, तुम किस बात के ऑन ऑर्डर मुझसे लेने का इंतजार कर रहे हो? अभी जाकर यह मामला हैंडल करो। जिन लोगों ने भी यह न्यूज पोस्ट की है और जिन्होंने उसके ऊपर इतने बेकार कमेंट किए हैं, उन सबको अभी जाकर एक अच्छा सा रिटर्न गिफ्ट दो। रजत ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ओके बॉस। दूसरी तरफ निर्वाण उन आर्टिकल्स को देखकर जिन पर लोगों ने फैंटेसी ड्रीम एंजल ग्रुप की लड़कियों के बारे में गलत कमेंट किए थे, उन्हें देख देखकर खुश हो रहा था और खुद को शाबाशी भी दे रहा था। और फिर खुद से ही बात करते हुए बोला, मैंने बोला था फैंटेसी गर्ल्स मेरे रास्ते में मत आना, पर तुम लोगों ने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। तुम लोग यही देखना चाहते थे ना कि मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, अब तुम लोग देखो कि मैं तुम लोगों को पछताने का भी मौका नहीं दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। निर्वाण ने फिर से वाटर आर्मी के लीडर को कॉल किया और उसे कहा, तुम लोगों की इतनी पॉपुलर मेरे लिए काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह सारी नेगेटिव न्यूज जल्द से जल्द हेडलाइन बन जाए और कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाले लोग खुद इस न्यूज के ऊपर ध्यान दें। उस हैकर ने निर्वाण को भरोसा दिलाते हुए कहा, बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी यह काम कर रहा हूं। आपको मुझे थोड़ा टाइम देना होगा। निर्वाण ने थोड़ा चिढ़ते हुए हैकर से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं चिंता ना करूं? कहीं तुम मुझे कंपटीशन खत्म होने के बाद तो मेरा काम कर नहीं देने वाले हो ना? और कितना टाइम चाहिए तुमको मुझे? उस फैंटेसी एंजल ग्रुप को कंपटीशन राउंड खत्म होने से पहले बाहर करना है और खुद को रैंक 1 पर ला है। अगर तुमने मुझे मेरा काम जल्दी करके नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं है। मेरा तुम्हें इतने पैसे देने का, जल्दी से जल्दी मेरा काम करो। हैकर ने अब गुस्सा करते हुए निर्वाण से कहा, बॉस तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही रूड होकर बात कर रहे हो। अब मुझसे यह मत कहना कि तुम्हें ड्रीम एंजल ग्रुप के पीछे की कंपनी के रिवेंज लेने के तरीके के बारे में नहीं पता है। कुछ ही सेकंड में बर्बाद कर देगी आपका पूरा करियर और आप अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर देंगे। निर्वाण ने बिना परवाह करते हुए कहा, मुझे क्यों डर लगना चाहिए उस आदमी से जब मैं कंपटीशन जीत जाऊंगा और चैंपियन बन जाऊंगा। अब मजाक करना बंद करो और मेरा काम करके दो। निर्वाण को सिर्फ अभी वो चैंपियन की ट्रॉफी देख रही थी जिसके पीछे वह पूरी तरह पागल था। उसे अब ना किसी बात का डर था ना ही परवाह। वह लगभग इतने पॉइंट्स इस कंपटीशन में जीत चुका था, जैसे ही यह ड्रीम एंजल उसके रास्ते से हटे यह चैंपियन की ट्रॉफी जीत जाएगा। हालांकि वाटर आर्मी का लीडर निर्वाण के लिए काम कर रहा था और पैसों का लालची भी था, क्योंकि उसे इस काम के लिए 10 मिलियन रुपए मिले हैं, जो किसी भी तरह से छोटी रकम नहीं है। और वो यह सारा काम सीक्रेट कर रहा था। शुरू से ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठकर उसे घूर रहा है और उसके काम पर नजर रख रहा है, जिसने उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दिया था। और अब जब वाटर आर्मी ने अपनी हर कोशिश करके फैंटेसी एंजल ग्रुप को इस इंटरनेट की दुनिया में खींच ही लिया था, पर अब उसके दिल में बेचैनी और ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी कि तभी उसके साथ काम करने वाला एक आदमी आकार उस हैकर से बोला, बॉस हमने इंटरनेट पर जो भी न्यूज ड्रीम एंजल के लिए हाइप की थी
वह सब वहां से हट गई हैं। हैकर ने हैरान होते हुए पूछा, क्या क्या ये सारी न्यूज किसी वेबसाइट ने हटाई हैं? उस हैकर की घबराहट अब और ज्यादा बढ़ जा रही थी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था और उसकी आंखें बार बार झपक रही थी। हैकर ने फिर से कहा, नहीं, अगर वेबसाइट डिलीट हो गई है तो भी हमारे पास बैकअप कॉपीज हैं। तभी उसके साथ काम करने वाले ने कहा, बॉस पर अब वह कॉपीज भी जा चुकी हैं और यह बहुत ज्यादा अजीब बात है। हैकर ने चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? उस हैकर के साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने जो भी न्यूज रिलीज की थी वो अचानक से एकदम गायब कैसे हो गई, और वो भी बिना ट्रैश में आए। तभी उसे अचानक ही इस मीडिया कंपनी की याद आई जिसे कुछ ही दिन पहले स्टार मून कंपनी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब इसे उस कंपनी और उसके ओनर की जगह खुद का चेहरा दिखने लगा था। उसने जल्दी से अपना दिमाग झटका और अपने सबॉर्डिनेट को चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से चेक करो कि हमारे अकाउंट के साथ कोई गड़बड़ हुई है क्या? वहां उस हैकर के साथ काम करने वाले लोगों ने उसे कहा, बॉस, मैं अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पा रहा हूं। बॉस, द कंप्यूटर इज डेड, आई कांट रीस्टार्ट इट। एक के बाद बुरी खबरें उसके पास आए जा रही थी। वो हैकर एकदम से ठंडे पसीने से भीग गया। उसकी घबराहट बढ़ गई और बचनी भी उसके दिमाग में पूरी तरह से डर भर गया था, और उसे बस एक ही बात का डर था कि कोई बुरी खबर उसे ना मिल जाए। अभी इस वक्त सभी कंप्यूटर में से धुआं निकलना शुरू हो गया था। उस हैकर ने चिल्लाते हुए कहा, लाइफ बस जाने ही वाली हैं। उसने इतना कहा ही था कि उसके कंपनी में रखे 100 से भी ज्यादा कंप्यूटर से धुआं निकलने लगा और वहां एक जोरदार धमाका हुआ। कंपनी का लीडर एकदम से बेशुद्ध होकर जमीन पर गिर गया। कंपनी को कंप्यूटर के नुकसान का दुख नहीं था, उसे दुख इस बात का था कि वह इतने सालों से जो इंटरनेट टूल अकाउंट के नंबर इकट्ठा कर रहा था वह सबब खाक हो चुके थे। अगर अब फ्यूचर में फिर से उसे वाटर आर्मी शुरू करनी हो तो उसे सब कुछ जीरो से शुरू करना होगा। सिर्फ वॉट आर्मी के ही अकाउंट डिलीट नहीं हुए थे, उनके साथ साथ जितने लोगों ने ड्रीम एंजल ग्रुप के बारे में मेक गलत बोला था उन सबके अकाउंट भी डिलीट हो गए थे। उस हैकर की पूरी कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। 100 से भी ज्यादा कंप्यूटर अब धुआं छोड़ रहे थे। पूरी कंपनी अब कचरे का ढेर लग रही थी। उस हैकर के सारे अकाउंट बंद हो चुके थे और जिन लोगों ने उसका साथ दिया इस न्यूज को हाइप करने में उनके अकाउंट भी ऑटोमेटिक डिलीट हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे फैंटेसी एंजल ग्रुप के ऊपर किसी इनविजिबल पावर का हाथ हो जो उन्हें इस डार्क वर्ल्ड से बचा रहा हो। खैर, अब उस हैकर को समझ आ रहा था कि क्यों वह मीडिया कंपनी इतनी जल्दी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि यह लोग इंसानों के ऐसे भयंकर युद्ध का सामना नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने भगवान को ललकारा था जिसका जवाब उन्हें मिला। थोड़ी देर बाद निर्वाण ने उस हैकर को फोन किया, क्या चल रहा है? ब्लैक मटेरियल मुझे वेबसाइट पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हैकर अभी तक शॉक में था। उसने फोन उठा तो लिया था पर टूटे हुए शब्दों में कहा, सब खत्म हो गया है। अपोजिट साइड ने मुझे मार गिराया है, मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूं। मुझे लगता है अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। इतना कहकर उस हैकर ने अपना फोन रख दिया। निर्वाण, जिसे नहीं पता था कि उस हैकर के साथ क्या हुआ है, उसने फिर से अपनी बात दोहराई, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हे एक्सप्लेन मी, हुआ क्या है? निर्वाण बोले जा रहा था पर वह कर अपना फोन रख चुका था। उस वॉट आर्मी के लीडर ने एक नजर अपनी कंपनी पर दौड़ाई जो अब पूरी तरह कचरा बन चुकी थी, और उसने अपने मन में सोचा शायद वह अब और आगे इस काम को ना कर पाए। उसे पहले ही टारगेट किया जा चुका है। ऐसे में उसके लिए बेहतर होगा कि वह जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाए। जैसे ही उसके दिमाग में आया कि कैसे उसने पहले ही निर्वाण से 10 मिलियन रुपए ले लिए थे, तो उसे खुद के ऊपर थोड़ा सा विश्वास हो रहा था और उसने अपने आप को बार बार खुशकिस्मत कहना शुरू कर दिया। लकीली एडिएट। निर्वाण ने पहले ही उसके अकाउंट में एक साथ सारी अमाउंट ट्रांसफर कर दी थी। अगर उसने इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए होते तो उसके लिए यह पैसे लेने बहुत मुश्किल हो जाते और उसे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। अब उस हैकर ने ढक बनकर खुद को हंसते हुए दिला दिया ही मिलियन रुपए उसके लिए नुकसान नहीं है। आखिर यह सब छोटी अमाउंट नहीं है। अब मैं ये काम और नहीं करूंगा। मैं इन पैसों को लेकर अभी भाग जाता हूं। कहां हैं मेरे पैसे? वाटर आर्मी के लीडर ने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया और अपनी आंखें अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लगा दिया। उसने बार बार स्क्रीन पर अपना अकाउंट चेक किया पर हर बार उसे जीरो बैलेंस ही दिखा रहा था। इतने सालों में उसने जितने पैसे कमाए थे वह सारे
और जो पैसे निर्वाण ने उसे दिए थे वह भी उसके अकाउंट से जा चुके थे और उसके पास इसका एक ट्रेस मैसेज तक नहीं आया। वाटर आर्मी के लीडर ने अपना फोन कैप हुए हाथों से पकड़ा और रोते हुए बोलने लगा, कहां गए? मेरे पैसे कहां हैं? मेरे पैसे, मुझे मेरे पैसे चाहिए। दूसरी तरफ जब से निर्वाण ने उस हैकर के मुंह से सुना कि अपना ध्यान रखना, तो निर्वाण का दिल कुछ देर के लिए रुक गया और एक अलग ही बेचैनी इसके दिल में उठने लगी। तभी उसके असिस्टेंट और मैनेजर ने उसके केबिन का दरवाजा खटखटाया और बहुत ही डर और घबराहट में वह अंदर आया। बॉस, एक बुरी खबर है, निर्वाण ने थोड़ा घबराते हुए कहा। क्या हुआ है? निर्वाण का मैनेजर कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। उसने डरते हुए कहा, ऑनलाइन आप खुद ही देख लीजिए। मानगर को लग रहा था कि निर्वाण को अब हार मान लेनी चाहिए। कयक अब वह पूरी तरह खत्म हो चुका था। निर्वाण की असिस्टेंट भी कोने में खड़ी थी, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। असिस्टेंट अब खुद के बारे में सोच रही थी। कायू की एक असिस्टेंट की नई जॉब पाना काफी मुश्किल काम था। निर्वाण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपना कंप्यूटर ओपन किया और रैंडम एक वेबसाइट खोली। उसमें बहुत सारे टाइटल थे। शॉकिंग, यह यंग आदमी असल में अमीर औरतों के साथ खेल खेलता है, और इस न्यूज के साथ ही नीचे एक वीडियो भी अटैच था। निर्वाण उस हेडलाइन को पढ़कर समझ गया था कि यह वीडियो किस बारे में है और उसने क्या किया है। उस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा था कि निर्वाण बिल्कुल भी यह सब करते हुए कंफर्टेबल नहीं है। फिर भी वह खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उस वीडियो का कंटेंट बहुत ही एक्सप्लोसिव था। हालांकि जैसे ही यह वीडियो सामने आया, पिनाकी एंटरटेनमेंट कंपनी ने तुरंत अपने यहां एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। यह वीडियो अभी भी पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रहा था और लगभग हर कोई अब निर्वाण को जानता था। इसीलिए उनके फैंस बहुत ज्यादा हैरान थे, और इन सब में सबसे बड़ी बात यह थी कि इस वीडियो की पॉपुलर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सब लोग अब निर्वाण को जानने लगे थे, और उनकी पॉपुलर फैंटेसी गर्ल ग्रुप और बाकी लोगों से भी ज्यादा हो गई थी। दुर्भाग्य से निर्वाण के लिए इस तरह की पॉपुलर अच्छी नहीं थी। यह उसके लिए एक बर्बादी का सबब था। पूरे इंटरनेट पर लोग उसे अजीब अजीब बातें सुना रहे थे। हर कोई उसे गलत कह रहा था, पर कुछ रियल फैंस भी थे जो अभी भी निर्वाण का साथ दे रहे थे। बांसुरी, इन्हें लग रहा था कि यह वीडियो फेक है। पिनाकी एंटरटेनमेंट कंपनी के मीटिंग रूम में एक लंबी बहस चल रही थी। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अब इस वीडियो के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि यह तो साफ था कि अब इस कंपटीशन में निर्वाण क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो अब जो बचा हुआ है उसे कैसे संभाला जाए, क्योंकि इस काम में पिनाकी एंटरटेनमेंट कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट भी शामिल थे। इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि निर्वाण इन सब में उनका नाम ना ले दे, वरना पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट कंपनी में हड़कन मच जाएगा और यह कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारी एंटरटेनमेंट कंपनी ऐसी है जिनका मकसद यंग सेलिब्रिटी को यूज करके सिर्फ पैसे कमाना होता है, और सबसे बड़ा काम यह लोग निर्वाण जैसे काम करवा कर करते हैं। यंग एक्टर और एक्ट्रेस दोनों को ही में धकेल दिया जाता है, और यह लोग इसे आम बात समझकर या इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर यह सब कुछ कर भी लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस उम्र में पैसे और फेम की सबसे ज्यादा भूख होती है, और उसके लिए यह लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। खैर, अगर कंपनी के अंदर की बात करें तो इस वक्त पिनाकी एंटरटेनमेंट बुरी तरह से चारों ओर से घिरा हुआ है, और उसे निकलने का कोई मौका नहीं आ रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि कौन है इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड। क्या वह सीधे हमसे दुश्मनी मोल ले रहा है? और कौन हो सकता है? ऑफ कोर्स, इसके पीछे वह स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी है। हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा उस मीडिया कंपनी के साथ हुआ था। यह बिल्कुल सेम मेथड है। यह पूरी तरह से हमारे ऊपर इंटरनेट स्ट्राइक की गई है। यह बहुत ही घिनौनी हरकत है। हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। हमें इसके साथ लड़ना होगा। क्या तुम अभी भी इससे लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हारी कोई भी कमजोरी नहीं है? तुम लोग सही कह रहे हो। निर्वाण ने हमारी बात नहीं मानी और उसने वही किया जो वह करना चाहता था। उसने जरूर फैंटेसी एंजल ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ। पर सिर्फ एक आर्टिस्ट की वजह से हम अपनी पूरी कंपनी को सफर नहीं करने दे सकते। उस मीटिंग रूम में बहुत सारे लोग थे, जिनमें से कुछ अभी भी चाहते थे कि पिनाकी एंटरटेनमेंट स्टार मून एंटरटेनमेंट को पलटकर जवाब दे और उससे लड़े। पिनाकी एंटरटेनमेंट कंपनी पूरे एंटरटेनमेंट स्किल में टॉप की कंपनी थी, और कोई भी ऐसी नई कंपनी आकर सीधे हैं उन्हें चैलेंज नहीं कर सकती।
वही बाकी लोग समझ गए थे कि स्टार मून कंपनी से लड़ना इतना आसान नहीं होगा और ना ही ये मैटर इतना सिंपल है जितना उन्हें लग रहा है। स्टार वन कंपनी ने जो भी किया वह सब कुछ निर्माण के साथ किया था, जो कि पर्सनल था। उसने कंपनी को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर फिर भी पिनाकी एंटरटेनमेंट कंपनी ने बिना वजह स्टार मून कंपनी से पंगा लिया, वह कंपनी जरूर इस कंपनी को बर्बाद कर देगी। अब लड़ाई बढ़ाई की बातें छोड़कर सभी लोग यह सोच रहे थे कि वे लोग निर्वाण से कैसे डील करें। मुझे लगता है कि अब हमें निर्वाण को अपनी कंपनी का हिस्सा नहीं मानना चाहिए और इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब ये हमारे किसी काम का नहीं रह गया है। हमें अब इसे प्रोटेक्ट करने में और पैसे नहीं खर्च करनी चाहिए। हमें यह सब गंदगी को अब साफ करना पड़ेगा। मुझे भी लगता है कि अब हम निर्वाण की इमेज को क्लियर नहीं कर सकते। अब हमें इसे छोड़ देना चाहिए, सिर्फ कुछ ही देर में। जहां पर बिना की एंटरटेनमेंट कंपनी निर्वाण को अपना फ्यूचर स्टार समझ रही थी, उसने अब खुद ही निर्वाण से किनारा कर लिया था। भले ही आम लोगों के लिए सेलिब्रिटी या स्टार बहुत ही हाई क्लास और स्पेशल होते हैं, पर इनकी जैसे एंटरटेनमेंट कंपनियों के लिए एक स्टार की वैल्यू केवल एक एटीएम मशीन की तरह होती है, जिन्हें यह लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर यह मशीनें खराब हो जाए, उनके लिए काम की ना रह जाए, तो यह लोग उन्हें बदल देते हैं, और ऐसा करना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर निर्वाण को ऐसे ही छोड़ देना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। कंपनी निर्वाण को नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि ऑनलाइन हर तरह की बातें थी और अभी भी बहुत सारे लोग निर्वाण को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन म्यूजिक अवार्ड कंपटीशन, निर्वाण को इस कंपटीशन में बैन करने का सोच रहे थे। इतने फेमस आदमी को न्यूसॉन गोल्डन मेलोडी कंपटीशन में रखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गोल्डन म्यूजिक अवार्ड इसीलिए डर रहा था, कयक उन्हें लग रहा था कि निर्वाण की वजह से वे लोग खुद किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने बिना देर किए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि वे लोग निर्वाण को इस कंपटीशन में बैन कर रहे हैं। कुछ ही देर में निर्वाण को भी यह बात पता चल गई। निर्वाण के असिस्टेंट का मुंह उतरा हुआ था और वह निर्वाण को ऐसे बता रहा था जैसे किसी के मरने की खबर दे रहा हो। मैंने अभी न्यूज देखी, यह वीडियो और ज्यादा छुपा नहीं रहा है। किसी से भी अभी कंपटीशन से नोटिफिकेशन आया है, आपको उन लोगों ने बैन कर दिया है, अब आप उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। अभी कंपनी से भी नोटिस आया है, सर उन लोगों ने आपके साथ कांटेक्ट को खत्म कर दिया है। बहुत सारे एंटरटेनमेंट कंपनी ने एक साथ यह बात कही है, कोई भी आपके साथ काम नहीं करेगा। इतनी सारी बैड न्यूज एक साथ सुनकर निर्वाण को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहा है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पूरा करियर खराब हो चुका है। निर्वाण ने चिल्लाते हुए कहा, इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। कैसे? ये लोग मुझे एक चीज की तरह निकालकर फेंक सकते हैं। मैं लगभग एक सुपरस्टार बनने वाला हूं। अनफॉर्चुनेटली यही सच था। पेना की एंटरटेनमेंट कंपनी जल्दी ही किसी को निर्वाण के ऑफिस भेज वाली थी, ताकि वह निर्माण से यह ऑफिस खाली करवाकर उसे वहां से भिजवा सके। दूसरी तरफ स्टार मून कंपनी में रेहान रजत की रिपोर्ट को सुन रहा था। रजत रेहान को बता रहा था कि टेक्निकल टूल्स और पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग निर्वाण और वाटर आर्मी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और अब ये लोग ड्रीम एंजल ग्रुप के कंपटीशन जीतने में बिल्कुल भी अंगा पैदा नहीं करेंगे। हालांकि पिनाकी एंटरटेनमेंट ने अभी तक उन लोगों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। क्या हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए? रेहान ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, इतना काफी है। हमें और ज्यादा इन सब में इवॉल्व नहीं होना है। पेना की एंटरटेनमेंट कंपनी की हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो हम ही लोग हैं जो उनके इस बुरे वक्त का फायदा उठा रहे हैं और उन्हें हमारी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेहान की बात सुनकर रजत ने थोड़ा झकते हुए कहा, अगर इस बात की वजह से उन लोगों ने हमसे नफरत की तो वह लोग जरूर हमसे बदला लेंगे। रेहान ने रजत की बात पर गौर करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, वे लोग ऐसा जरूर करेंगे। यह भी एक मुसीबत ही है। जब रेहान और रजत बात कर रहे थे, उसी वक्त साशा उनके ऑफिस में आई और उसने आते ही कहा, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। रेहान ने साशा की तरफ देखते हुए कहा, बोलो, क्या बताना चाहती हो? साशा ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, पिनाकी एंटरटेनमेंट कंपनी ने अभी मुझे कनेक्ट किया। जैसे ही यह बात रेहान और रजत के कानों में पड़ी कि पिनाकी एंटरटेनमेंट कंपनी की कॉल साशा के पास आई, तो दोनों बहुत ही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वे लोग अभी यही बात कर रहे थे और एकदम से साशा ने उन्हें पिनाकी इंटर का नाम लेकर चौंका दिया। रजत और रेहान दोनों ही बिल्कुल तैयार नहीं थे।
इतनी जल्दी यह सब सुनने के लिए रेहान ने खुद को थोड़ा सा शांत किया और बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोला, क्या कहा उन लोगों ने? साशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना की एंटरटेनमेंट हमसे माफी मांग रहे थे कि बिना की एंटरटेनमेंट कंपनी में अभी भी कुछ स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग बाकी हैं। उसके बाद रजत ने मुहावरा देते हुए कहा, क्या यह सही है कि खुद को बचाने के लिए किसी और की बलि देना क्या सही है? रेहान को रजत की बातें सुन सुनकर अचंभा हो रहा था। रेहान ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, इस लड़के ने इतना भी बड़ा काम नहीं किया। इसने सिर्फ एक आर्टिस्ट को बाहर फेंका है और यह इतना भी बड़ा नुकसान नहीं है क्योंकि बिना की एंटरटेनमेंट कंपनी काफी सालों से इस इंडस्ट्री में है और इतनी सी बात उन लोगों को हट कर दे। मुझे नहीं लगता, रजत ने फिर से कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है बॉस। वैसे भी हमारा टारगेट उनकी कंपनी नहीं थी और अगर अभी भी वे लोग संपर्क करने की हिम्मत करते हैं तो भी मेरे लिए वहां लोग सिर्फ केक के एक टुकड़े जीतने हैं, चाहो फिर वो बिना की एंटरटेनमेंट हो या कोई और कंपनी। रजत को अपनी इंटेलिजेंस टीम पर बहुत भरोसा था। जब से रजत और इसके जैसे बाकी लोग इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए थे तभी से इन लोगों ने सक्सेस पाना शुरू कर दिया था। आईएस इंडस्ट्री में लोग हो या कंपनी, कोई भी अपने आप को इंटरनेट से अलग नहीं रख सकता क्योंकि अगर इन हैकर ने मिलकर इंटरनेट पर अवेलेबल सारे चैनल पर अपनी हैकिंग कर ली या पब्लिक ओपिनियन को हैक कर दिया तो चाहे कंपनी हो या कोई सेलिब्रिटी, कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रजत की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट देखकर रेहान ने उसे वन करते हुए कहा, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है पर इतना भी ज्यादा नहीं कि वह रोग ऐसी लगने लगे। इंडस्ट्री में बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, सिर्फ हमारी की फैमिली नहीं है। खैर, फिलहाल के लिए हमें किसी से मिलना है और उससे कुछ डिस्कस करना है। रजत ने रेहान की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं समझ गया पर यह हमारा सिद्धांत है। अगर कोई हमें परेशान नहीं करेगा तो हम भी उसे परेशान नहीं करेंगे। रजत रेहान के लिए उसका हथियार था और सिर्फ रेहान के ऑर्डर फॉलो करता था। रेहान परमिशन के बिना रजत कोई भी काम नहीं करता था और ना ही बिना वजह कार्य के लिए परेशानी खड़ी करता था। अगर कोई केस ही ऐसा हो जाए तो ही रेहान को परेशानी होने देता था। रजत के सिद्धांतों की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराकर उससे कहा, चलो ठीक है, अगर कंपटीशन की बात करें तो रेहान सच में इस कंपटीशन को एकदम सही तरीके से ही जीतना चाहता था पर कुछ लोगों के डर्टी ट्रिक्स की वजह से उसे इस तरह का कदम उठाना पड़ा। इस वक्त निर्वाण अपनी कंपनी के गेट पर खड़ा था जहां कोई भी उसे आखिरी बार अलविदा कहने तक नहीं आया था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, यहां तक कि उसके साथ काम करने वाले उसके साथी जिनके साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता था, वह लोग भी उससे छिप फिर रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी उसे देखने की या उससे बात करने की क्योंकि इस वक्त उसकी इमेज और रेपुटेशन पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और कौन अब उसके साथ खड़ा होने की हिम्मत करेगा क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया तो शायद उनका भी यही हाल होगा। उसने अपनी जिद में आकर अपना सब कुछ गवा दिया था और जब तक उसे यह बात रियल लाइफ तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। निर्वाण कई देर तक अपने ऑफिस के दरवाजे का एंट्रेंस गेट देखता रहा पर वहां से कोई भी उससे मिलने नहीं आया। वह सिर्फ अपने कंधों को उचका कर वहां से रोड की तरफ चला गया ताकि एक टैक्सी लेकर अपने घर जा सके। यह सब कुछ होने से पहले तक कंपनी उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी और उसके लिए एक प्राइवेट गाड़ी भी उसे दी हुई थी क्योंकि अब कंपनी ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था तो अब उसे प्राइवेट कार के बारे में तो भूल ही जाना चाहिए। वैसे उसके पास उसकी खुद की गाड़ी थी पर वह नींद में नहीं थी। कुछ देर में निर्वाण को रोड के ऊपर एक टैक्सी दिखाई दी। वह जल्दी से अपना चेहरा छुपाते हुए टैक्सी के अंदर बैठ गया ताकि आने जाने वाले लोग उसे ना देख सके। उस ड्राइवर ने निर्वाण से सवाल करते हुए कहा, कहां जाना है आपको? तभी उसने अचानक से अपने रियर व्यू में देखते हुए कहा, आप निर्वाण है ना, वही सेलिब्रिटी? निर्वाण ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं मैं वह नहीं हूं। तभी उस ड्राइवर ने निर्वाण को देखकर कहा, स्टॉप इट, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने वह वीडियो 10 से भी ज्यादा बार देखा है, मुझे पूरा यकीन है तुम वही हो। मुझे तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती। उस ड्राइवर की बात सुनकर निर्वाण अब बस रोने ही वाला था। खुद को संभालते हुए कहा, क्या हम लोग जल्दी चल सकते हैं प्लीज? आप बात करना बंद कर दीजिए। निर्वाण को उस ड्राइवर पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में सोचा, किस तरह का आदमी है यह? उसने यह वीडियो 10 से भी ज्यादा बार देखा, क्या इसे बिल्कुल भी गंदा फील नहीं हुआ? उस ड्राइवर के कहने पर निर्वाण ने वो डिश खा तो ली थी पर उसे निर्वाण पचा जाम नहीं पाया और उसने वोमिट करना शुरू कर दिया। यह देखकर उस ड्राइवर ने रेहान को अपनी गाड़ी से बाहर निकलने को कह दिया। जब निर्वाण ने उस ड्राइवर से पूछा कि उसे क्यों गाड़ी से बाहर निकाल दिया तो ड्राइवर ने बहुत ही बेरुखी से कहा,
तुम मेरी गाड़ी में बैठने के लायक नहीं हो, चले जाओ यहां से। वो ड्राइवर अभी भी कंफ्यूज था कि यह निर्वाण ही है या कोई और। पर जब उसे अभी भी यह बात नहीं पता चली तो उसने डायरेक्टली ही निर्वाण को गाड़ी से नीचे उतार दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ निर्वाण को ही अपनी टैक्सी में बैठा हंगाया। अगर तुम मान लेते हो कि तुम ही वह हो तो ही मैं तुम्हें टैक्सी के अंदर आने दूंगा। स्लैश उस ड्राइवर की ऐसी बकवास बात सुनकर निर्वाण को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम किस टाइप के ड्राइवर हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पैसेंजर को इस तरह बीच रास्ते में छोड़ते हुए? मैं तुम्हारी कंप्लेंट फाइल करूंगा। उस ड्राइवर ने बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहा, तुम्हें जो करना है कर। और इतना कहकर वह टैक्सी ड्राइवर वहां से चला गया। उस टैक्सी को जाता हुआ देखकर निर्वाण एकदम से नीचे बैठ गया। ऐसा कुछ नहीं था जो वह नहीं जानता था। उस टैक्सी वाले ने तक उसे ले जाने से मना कर दिया था। तो अब वह कैसे घर जाएगा? अब तो वह बस या कोई मिनी बस भी नहीं ले सकता क्योंकि सब लोग उसे वहां पर पहचान जाएंगे। वह कंपनी से बाहर निकल रहा था, तब भी बहुत सारे लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई बंदर हो। इससे तो अच्छा उसके लिए यही होगा कि वह मर जाए। निर्वाण के उस कंपटीशन से बाहर हो जाने के बाद विवान को वापस खुद के जीतने की उम्मीद नजर आ रही थी। वैसे विवान ना कभी भी चैंपियनशिप जीतने के बारे में नहीं सोचा था क्योंकि वह जानता था कि उसके और दिन एंजल के बीच में बहुत ज्यादा पॉइंट्स का गैप है। पर उसके और निर्माण के बीच में हमेशा टेंशन बनी रहती थी और कोई भी शायद उसे दूर नहीं कर सकता था। निर्वाण ने ड्रीम एंजल के साथ जो भी किया वह बाकी सभी के लिए एक एग्जाम्पल था। अब कोई भी अपने दिमाग में ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और विवान भी अब अपने दूसरे नंबर पर रहने से खुश था। द न्यू सॉन्ग गोल्डन मेलोडी कंपटीशन लगभग एक हफ्ते तक चला, जिसमें ड्रीम एंजल ग्रुप ने आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी पाई। उन लोगों को न मिलियन से ज्यादा लोगों ने पसंद किया और यह तो तय था कि आखिर में विनर ड्रीम एंजल ग्रुप ही बनी। अवार्ड सेरेमनी फिर से उसी जगह पर रखी गई थी जहां पर कंपटीशन हुआ था, पर इस बार रेहान वहां नहीं गया। साशा ने ही पूरी टीम को लीड किया। रेहान वहीं पर रुक गया और मिस्टर डायरेक्टर के साथ फिल्म के लिए डिस्कस करने लगा। रेहान के प्रोडक्शन में डायरेक्टर जो फिल्म बनाने जा रहा था वह किंग एक साइंस फिक्शन मूवी थी जिसमें बहुत सारे डिजास्टर सीन दिखाने थे। की कैटेगरी भी डिजास्टर मूवी ही थी और शिवादय, और इस तरह की सीन रियल लाइफ में क्रिएट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसमें सिर्फ VF1 का यूज करके स्पेशल इफेक्ट्स डाले जा सकते थे। पर रेहान अभी भी चाहता था कि इस मूवी में भले ही स्पेशल इफेक्ट डाले जाए, पर यह मूवी रियलिस्टिक लगनी चाहिए। इस एस्पेक्ट की मूवी आजकल बहुत पसंद की जा रही थी। यह लोग अक्सर अपनी मूवी में स्पेशल इफेक्ट डालते थे ताकि ऑडियंस को बेवकूफ बना सके और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर सके कि वह वास्तव में बेवकूफ है। इस तरह की सोच ने लोगों को लंबे समय से इन फिल्मों पर कमेंट करने और इनको क्रिटिसाइज करने का मौका दे दिया था, पर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह लोग इनमें कोई भी बदलाव कर सके। और यह सबसे बड़ा मजाक था कि प्रोड्यूसर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह स्पेशल इफेक्ट लगा सके। अवार्ड फंक्शन में इस बार रेहान नहीं गया था, बल्कि उसने सारी जिम्मेदारी साशा को दी थी और खुद फिल्म के डिस्कशन के लिए वहीं पर रुक गया था। रेहान और डायरेक्टर नवीन दोनों फिल्म के अंदर स्पेशल इफेक्ट डालकर फिल्म को और अच्छा बनाने की बात कर रहे थे। आजकल की फिल्मों की कॉस्ट करोड़ों रुपए होती थी, जो कि फॉरेन में बनने वाली फिल्मों से कहीं भी और किसी भी तरह कम नहीं होती थी। आजकल की हिट फिल्मों में सबसे ज्यादा यूज स्पेशल इफेक्ट का होता था, जो फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाता था, और इस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स प्रोडक्शन हाउस की हमारे देश में कोई कमी नहीं थी। डायरेक्टर नवीन रेहान को आज की फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत बता रहे थे। अगर यह सब कुछ इतना सही है तो फिर दिक्कत कहां है? और रही बात सेलिब्रिटीज को रिम्यूनरेट देने की, तो जितने भी यंग एंड हैंडसम सेलिब्रिटी है जिनकी मार्केट में वैल्यू है, उन सबको हम ज्यादा से ज्यादा रिम्यूनरेट देंगे। सपोर्टिंग सेलिब्रिटी को हम लोग प्रोडक्शन के दूसरी हिस्से से पैसे देंगे और बाकी के बचे हुए पैसों से हम अपनी फिल्म की शूटिंग करेंगे। इसीलिए हमारे देश में किसी भी फिल्म को रिड्यूस करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इन्वेस्टर को स्क्रिप्ट या कंटेंट से मतलब नहीं होता, मूवी में सिर्फ अच्छे सेलिब्रिटी और ईप देखा जाता है। इसीलिए इस वक्त हमारे देश में एक अच्छी फिल्म को प्रोड्यूस कर पाना बहुत मुश्किल है। डायरेक्टर नवीन और रेहान दोनों ही इस इंडस्ट्री के मार्केट एनालिसिस को देख रहे थे और दोनों भी यह देखकर काफी हैरान और उदास थे
कुछ देर बाद रेहान ने डायरेक्टर नवीन की सारी बात सुनने के बाद अपना सर ना में खिलाते हुए कहा, यह सारी बातें मुझ पर लागू नहीं करती। मुझे लगता है कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। डायरेक्टर नवीन, हम लोगों ने पहले ही अपनी फिल्म के लिए एक्टर और एक्ट्रेस हो साइन कर लिया है। अब हमें किसी भी यंग एंड हैंडसम सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है। ये सारे सेलिब्रिटी मेरी कंपनी में काम करते हैं। कोई भी अगर इनमें से अकड़ने की कोशिश करेगा तो उसे ये कंपनी छोड़कर जाना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको वह सम्मान दें, तो आपको असल में अपनी डायरेक्शन स्किल पर काम करना होगा, ना कि आजकल के ट्रेंड पर। मैं समझता हूं कि फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है। भगवान हर किसी को कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता नहीं देता, और जिसे देता है वह स्पेशल होता है। तो मुझे बताएं, क्या आपने कॉन्फिडेंस है एक अच्छी फिल्म प्रोड्यूस करने का? रेहान का सवाल सुनकर डायरेक्टर नवीन अपनी जगह से खड़े हुए और अपनी आवाज को बुलंद करके बोले, आप चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और फिर भी अगर मैं एक अच्छी मूवी शूट नहीं कर पाया तो मैं किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं था कि यह कंपनी जिस फिल्म को बनाने जा रही है उसमें सारे ही बहुत अनफेमस सेलिब्रिटी है। राधिका और बाकी सब सिंह भी इसमें काम करेंगे, जो सच में बहुत ज्यादा फेमस है। जब यह मूवी बनेगी और बनने के बाद अगर यह फॉरेन मूवीज की तरह उतनी अच्छी नहीं भी हुई तो भी यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम करेगी। रेहान ने डायरेक्टर नवीन से आगे बात करते हुए कहा, मुझे यह तो बताएं कि राधिका और बाकी 3 सिंगर की एक्टिंग की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, और वो नई लड़की श्रद्धा जिसकी की स्पेशल एंट्री होनी है। रेहान के इस सवाल पर डायरेक्टर नवीन ने बहुत ही सिंपल जवाब दिया, ट्रेनिंग तो ठीक है, पर प्रॉब्लम यह है कि अभी भी हमारे कई कास्ट्स का ऑडिशन नहीं हुआ है। अभी तक हमने सिर्फ स्क्रिप्ट के फर्स्ट हाफ के लिए ही अपने कास्ट सिलेक्ट किए हैं। आगे चलकर हमारे प्रोटेगर के साथ साथ एक और एक्टर और एक्ट्रेस चाहिए, जो हमारे प्रोटेगर के लेवल की ही एक्टिंग जानते हो। जैसे ही डायरेक्ट नवीन ने अपनी बात पूरी की, रेहान ने तुरंत उनसे सवालिया लहजे में पूछा, क्या अच्छे एक्टर से आपका मतलब एक्टर वरुण और एक्ट्रेस जी विका से हैं? क्या वरुण एक फॉर्मर लिस्टेड एक्टर था? वही जीविका एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसे इंडस्ट्री ने एक रूमर के चलते नकार दिया था, लेकिन उसकी अभी तक की परफॉर्मेंस को कोई भी नकार नहीं सकता था। डायरेक्टर नवीन ने हां में सर हिलाते हुए कहा, हां, एक्टर वरुण की एक्टिंग वाकई में बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कि वही लिस्टेड एक्टर है। और शायद आपको पता हो कि उसने एक बार किंग ऑफ द सिल्वर स्क्रीन का टाइटल भी अपने नाम किया था। रही बात जीविका की, तो मैं एक बार उससे मिला था, उसने बताया कि कैसे एक रूमर ने उसका करियर खराब कर दिया। नहीं तो आप जानते हैं कि वह छोटे छोटे रोल्स को भी बखूबी प्रैक्टिस कर उसमें जान डाल देती है। उसने हिम्मत नहीं हारी। अब उसका खुद का एक एक्टिंग स्कूल है जिसमें उस बच्चों को सिखाती है जो स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते पर टैलेंटेड है, लेकिन पैसों की जरूरत तो उसे भी है ही। क्यों ना हम उनसे पूछे। डायरेक्टर नवीन की बात सुनकर रेहान ने उनकी बातों से सहमति जताते हुए अपनी गर्दन हां में हिला दी, क्योंकि रेहान जानता था कि डायरेक्टर नवीन ने पहले बहुत सारी छोटी फिल्में डायरेक्ट की है, और देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी डायरेक्शन के अंदर इनका नाम है। इसीलिए अगर इन्होंने किसी एक्टर की तारीफ की है तो वह गलत नहीं हो सकते। और अगर डायरेक्टर नवीन ने कहा है वरुण और जीविका अच्छे एक्टर हैं, तो फिर वह लोग अपने आप ही इस फिल्म के लिए क्वालिफाई हो गए। डायरेक्टर नवीन के मुंह से उन दोनों एक्टर की इतनी तारीफ सुनकर रेहान को भी अब उनमें इंटरेस्ट आ रहा था। रेहान ने डायरेक्टर नवीन से कहा, मुझे हैरानी होगी अगर उन दोनों को हमारी कंपनी में हमारी फिल्म में काम करना अच्छा लगेगा, तो इसके पास तो खैर ये आप पर है अब कि आप उन दोनों को इस फिल्म में काम करने के लिए कैसे मनाते हैं। स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी अभी भी एक छोटी कंपनी थी, और जितने भी आर्टिस्ट अभी इस कंपनी में थे उन्हें बाकी बड़ी कंपनियों से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। अगर यह छोटी कंपनी जल्दी बड़ी कंपनियों का मुकाबला करना चाहती है तो इसे नामी एक्टर्स को हायर करना होगा और उनके साथ फिल्म बनानी होगी, ताकि इस एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम भी रोशन हो सके। रेहान की शर्त सुनकर डायरेक्टर नवीन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मैं इस बारे में शो तो नहीं हूं कि वे लोग हमारे साथ काम करना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक इस बारे में उन लोगों से बात नहीं की है। जब मैं आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था उस वक्त वे लोग शायद थोड़ा सा इस कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन अभी उनसे एक नए तरीके से पूछना होगा। रेहान ने डायरेक्टर की बात सुनने के बाद उससे कहा, ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, आप उन्हें यहां बुला लीजिए। मैं खुद उन दोनों से इस बारे में बात कर लूंगा और उनसे पूछ लूंगा कि वह हमारी फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। रेहान की बात से सहमत होकर डायरेक्टर नवीन ने तुरंत हां कहते हुए कहा, ठीक है बॉस, मैं अभी उन्हें कॉल कर लेता हूं। इतना कहकर
डायरेक्टर उन दोनों को फोन करने चले गए। कुछ देर बाद डायरेक्टर नवीन 2 से सेलिब्रिटी के साथ रेहान से मिलने उनके केबिन में आए। कुछ समय पहले जब डायरेक्टर नवीन की बात रेहान से बस चल ही रही थी, तब उनकी बात इन दोनों आर्टिस्ट से भी हुई थी कि क्या इस वक्त डायरेक्टर नवीन के पास कोई नया प्रोजेक्ट है। हालांकि तब तक नवीन को रेहान के बारे में उतना नहीं पता था, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया। हालांकि अब जब रेहान ने डायरेक्टर नवीन का मन पढ़ ही लिया था, तो उनसे बात करना शायद और आसान हो जाएगा। जब दोनों सेलिब्रिटी स्टार मून कंपनी में रेहान के ऑफिस में आए, तो दोनों ही थोड़े से नर्वस थे। जब डायरेक्ट नवीन ने उन दोनों सेलिब्रिटी को कॉल किया था, तो उन्होंने इन दोनों को नहीं बताया था कि वह क्यों उन्हें इस कंपनी में बुला रहे हैं और क्यों रेहान उनसे मिलना चाहता है। पर जब पूरे एंटरटेनमेंट स्किल में यह बात पता है कि स्टार मून कंपनी एक बड़े बजट की फिल्म बना रही है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया लगा लिया था कि उन्हें शायद फिल्म के बारे में ही किसी काम से बुलाया जा रहा है। रेहान के ऑफिस में आने के बाद जब उन दोनों ने देखा कि रेहान उनसे कुछ नहीं कह रहा है, बस उन दोनों को देखे जा रहा है, तो वह दोनों और ज्यादा नर्वस हो गए। वरुण और जीविका दोनों ही अपने मन में यह सोचकर घबरा रहे थे कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इसीलिए जीविका ने हिम्मत करते हुए रेहान से पूछा, क्या हुआ? आपने हमें यहां क्यों बुलाया है? क्या हमने कुछ गड़बड़ किया? वाह वाह, आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रेहान ने मुस्कुराते हुए उसकी बात बीच में काट कर कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप दोनों ने काफी अच्छा काम किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने तो आप दोनों को यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है। रेहान का जवाब सुनकर उन दोनों ने कहीं ना कहीं एक गहरी लंबी सांस ली और खुद को रिलैक्स किया। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्हें अब कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। रेहान ने आगे उन दोनों से कहा, मैंने आप लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि मैं आप लोगों से जान सकूं, क्या आप लोग स्टार मून कंपनी के साथ हमारी आने वाली फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहेंगे? क्योंकि जितना मैं जानता हूं, आप लोगों ने अभी तक किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जैसे ही जीविका ने रेहान की बात सुनी, तो वह बार बार अपनी आंखें झपका नहीं लगी, क्योंकि वह हैरान थी कि पूरी इंडस्ट्री से बॉयकॉट होने के बाद भी कोई है जो उसे फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहा है। और यही नहीं, बल्कि इतनी बड़ी फिल्म का ऑफर जिसकी चर्चा पूरी मीडिया कर रही है। कहीं ना कहीं जीविका को इस फिल्म से अपने कमबैक जरिया नजर आ रहा था। जीविका ने मन ही मन सोचा, मुझे आज भी याद है कि किस तरह मेरी पिछली कंपनी ने उनका ऑफर ना मानने पर ना तो सिर्फ मेरे इमेज की धज्जियां उड़ाई, बल्कि मुझ पर झूठे आरोप भी लगाए, जिसके चलते मुझे बाकी कंपनियों ने भी अपना सपोर्ट देना बंद कर दिया और पूरे इंडस्ट्री ने मुझे बॉयकॉट कर दिया। मेरे साइड की स्टोरी किसी ने नहीं सुनी। पर कुछ भी हो, आज मुझे रेहान का यह ऑफर एक्सेप्ट करने का अच्छा मौका मिला है। नाउ यू वेट एंड वॉच। वही वरुण का भी मन इस ऑफर को सुनकर बहुत खुश था। उसने मन ही मन सोचा, यह तो कमाल हो गया। आखिर किसने सोचा था कि आज का दिन ऐसा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि रेहान जैसे इन्वेस्टर ने मुझे यहां पर लीड रोल के लिए बुलाया है। और बुलाए भी क्यों ना, मेरा काम है ही इतना सही। इनकी एंटरटेनमेंट कंपनी, इससे मेरी ब्रांड इमेज पर तो अच्छा ही असर पड़ेगा। मेरा मैनेजर भी मुझे बता रहा था कि रेहान जैसा इन्वेस्टर किसी फिल्म में हो तो फिल्म के रिसोर्सेज में तो कभी कोई कमी नहीं आएगी। और नवीन जी को तो मैं पहले से जानता हूं। इनके साथ काम करने का सपना भी पूरा हो गया। ले इस सेट वरुण कर ले एक्सेप्ट। इसे अभी अभी ड्रीम एंजल ग्रुप वाला जो केस हुआ था, उसमें सभी लोग देख चुके थे कि रेहान ने अपने आर्टिस्ट को किस हद तक जाकर सपोर्ट किया था। और डेफिनेटली रेहान एक बहुत ही अच्छा बॉस साबित हुआ है। यही सब याद कर कहीं ना कहीं वरुण और जीविका को पहली बार में ही यकीन हो गया था कि रेहान के साथ काम करना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतना सब कुछ सोचकर जीविका ने रेहान की तरफ देखकर कहा, रेहान, आई थिंक आई एम रेडी फॉर दिस। रेहान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतनी जल्दी जवाब मिल जाएगा। उसने इन दोनों की ओर देखा और कहा, बेहतरीन, आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि आपका स्वीप और का यह रोले है और कौन सा? ये हौज है। सुन वरुण, जो अभी तक बहुत चिल था, उस हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। ने रेहान को सवालिया नजरों से देखा। तब रेहान ने उन्हें बताया कि यह रोले मेन लीड का नहीं है, बल्कि सेकेंडरी कैरेक्टर का है। यह सुन जीविका तो अभी भी अपने जवाब पर ही टिकी थी। पर वरुण, जिसने अपने मन में अभी तक ख्वाब पुलाव बना रखे थे, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने सरप्राइज होते हुए कहा, क्या यह लीड रोल नहीं है? जैसे ही रेहान ने जीविका और वरुण को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका दिया, तो दोनों के ही रिएक्शन अलग अलग थे।
एक तरफ जहां जीविका रेहान के इस ऑफर से खुश थी, क्योंकि उसे लगता था कि रेहान बाकी बॉस की तरह नहीं है और उसे कम बैक करने का मौका भी मिलेगा, तो वही दूसरी तरफ वरुण का मन एकदम से बदल गया था। वह यह सोच रहा था कि उसे यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि लिस्टेड स्टार होने के नाते उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे सेकेंडरी कैरेक्टर का रोल मिलेगा। यह सोच उसने कार्तिक से कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करस करनी है। यह कह वो हड़बड़ाहट में वहां से उठा और अपने मैनेजर को कॉल करने चला गया। यह देख डायरेक्टर नवीन को काफी अजीब लगा। इस तरह इन्वेस्टर की बात बीच में ही काट कर चले जाना वोट्स 10 बिहेवियर डायरेक्टर। नवीन का झुंझलाहट देख कार्तिक ने इशारों से मुस्कुराते हुए डायरेक्टर को इट्स ऑंकाई नो व्हाट ही इज डूइंग कहा। उधर नवीन ने मैनेजर को कॉल की और कहा, यार क्या करूं, ये तो मुझे सेकेंडरी रोल दे रहे हैं, मैं तो फंस गया। यह सुन उसके मैनेजर ने उससे कहा, अरे आप पहले गहरी सांस लीजिए, आप कहीं नहीं फंसे हैं, लकी आपका ही फायदा है। इसमें आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि जो एक्टिंग स्टूडियो आपने शुरू किया था उसमें हमारा कितना घाटा हुआ। मैं तो कह रहा हूं अगर आपको सेकेंडरी रोल में भी मैं लीड से अच्छे पैसे मिल रहे तो प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रोजेक्ट ना होने से अच्छा है कम से कम नुकसान की भरपाई हो जाए। मैनेजर के इस तरह उसे याद दिलाने से वरुण का दिमाग खटका। दरअसल उसने बहुत पहले सारी एंटरटेनमेंट कंपनियों से अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए थे और खुद का स्टूडियो शुरू किया था, मगर उस स्टूडियो की काफी खराब हो गई। पर यह बात मीडिया में आए उससे पहले ही उसने सबके बीच अनाउंस कर दिया कि लाइक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अब वह स्टूडियो को बंद करना चाहता है। यह सुन वरुण ने कॉल बिना कुछ कहे रख दी और खुद में ही बड़बड़ा नहीं लगा। और अगर वरुण तूने रेहान को कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर दिया तो रेहान शायद इस बात से नाराज हो जाए और आगे आने वाले समय में उसे कोई प्रोजेक्ट ना दे। नहीं, इन्हें अभी मुझे वापस जाना होगा, देखते हैं क्या करना चाहिए, यह बोल वो जैसे ही वापस आया उसे इस तरह खोया हुआ देखकर डायरेक्टर नवीन में उससे बात करते हुए कहा, तुम अचानक कहां चले गए थे? कोई बात, वह आगे कुछ बोलते उससे पहले रेहान ने हल्की स्माइल के साथ कहा, मुझे पता है क्या बात है, क्या आप अपने स्टूडियो के लॉस के लिए परेशान हैं मिस्टर वरुण, या फिर लीड रोल ना मिलने से? यह सुन वरुण के तो होश ही उड़ गए थे। उसे हैरानी थी कि लॉस की बात रेहान को कैसे पता। उसके माथे से पसीना आने लगा था, कहीं ना कहीं रेहान ने उसका चेहरा पढ़ लिया था। अब तो डायरेक्टर नवीन भी समझ गए थे कि क्या बात है। उन्होंने उसे समझाते हुए बोला, तुम और मैं बहुत अच्छे और पुराने दोस्त हैं, तो अच्छे से जानते हो कि रेहान तुम्हारे साथ कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। तुम इनके स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ हो, फिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? रेहान ने बहुत सहजता से कहा, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें लीड रोल की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ट्रस्ट में किसी ने कहा है हीरो को हीरो बनाने वाले को गॉडफादर कहते हैं। और रही बात स्टूडियो की, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह बात बाहर भी ना जाए और उसकी भरपाई भी हो जाए। मुझे सिर्फ इस वक्त आप दोनों की परफॉर्मेंस से मतलब है, वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। रेहान की बातें सुनकर इस वक्त वरुण को रेहान से एक लगाव सा हो गया था। उसे खुशी हुई यह देखकर कि रेहान बहुत ही ओपन माइंड का है और उसे इस तरह उसे बूस्ट अप भी कर रहा है। यह देखकर अब वरुण की सारी झिझक निकल गई थी। वरुण ने अपनी गर्दन हां में हिलाते हुए कहा, अब तो मेरे पास कोई कारण नहीं है आपको मना करने का। वरुण की बात सुनकर रेहान हंसते हुए बोला, हाँ गुड, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। सच कहूं तो तुमने मेरी कंपनी स्टार मून को ज्वाइन करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तुम चिंता मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, योर ट्रस्ट द स्क्रिप्ट। रेहान की ऐसी जोशीली बात सुनकर एक बार के लिए वरुण भी पूरे जोश में आ गया। वरुण सबको यह प्रूव कर देना चाहता था कि वह एक बेस्ट एक्टर है। वरुण अपने सपनों से बाहर निकलकर रेहान की तरफ बहुत ही नम्रता के साथ देखते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या जवाब दूं। वरुण इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। उसकी बात सुनकर रेहान और डायरेक्टर नवीन दोनों जोर जर से हंसने लगे। उन्हें वरुण का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर काफी अच्छा लगा। कुछ देर तक इसी तरह हंसते रहने के बाद रेहान ने वरुण से पूछा, क्या तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में कोई स्पेशल टर्म या कंडीशन डालना चाहते हो? क्या यह सवाल सुनते ही जीविका और वरुण दोनों ही थोड़े से शांत हो गए। जीविका अभी जो काम कर रही थी उसमें उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, पर यहां आने के बाद रेहान की कंपनी पहले ही उसे काफी अच्छा अमाउंट पे कर रही थी, तो उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था।
कि वह कोई और डिमांड करें और वरुण को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। जब वरुण एक बहुत अच्छे एक्टर के तौर पर काम कर रहा था, उस वक्त एंटरटेनमेंट कंपनियां उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उसे बहुत अच्छा अमाउंट पर करने को तैयार रहती थी और उस वक्त वरुण की डिमांड बहुत ज्यादा थी। ऐसे में वरुण किसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यह बहुत बड़ी बात होती थी। रेहान ने उन दोनों को शांत खड़ा देखकर खुद से ही उनसे पूछते हुए कहा, आप लोगों का ट्रीटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी में आने के बाद वैसा ही है जैसा बाकी सेलिब्रिटी का है। मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है आप लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, लेकिन फिर भी आप दोनों हमारी आने वाली फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग पहले ही यह डिस्कस कर ले कि आप लोगों का रिम्यूनरेट कितना होगा और हम लोग एक नंबर डिसाइड कर लें। रेहान की बात को और आसान तरीके से उन दोनों को बताते हुए डायरेक्टर नवीन ने उनसे कहा, सर का कहने का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का कंपनी के साथ होगा और एक कॉन्ट्रैक्ट आप लोग जिस मूवी में काम कर रहे हैं उसमें कितना % प्रॉफिट या फिर रिम्यूनरेट अटैच आप लोग लेंगे, ये बात हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। रेहान ने डायरेक्टर नवीन की बात पर हामी भरते हुए कहा, मैं भी आप लोगों से यही कहना चाह रहा था। अगर मैं और भी ज्यादा इजी वे में कहूं तो आप लोगों के कॉन्टैक्ट में और बाकी लोगों की कॉन्टैक्ट में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सारे स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। वरुण और जीविका पहले ही कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें समझ गए थे। ऐसा कहा जा सकता है कि सैलरी को छोड़कर सारी शर्तें बिल्कुल सेम रहेंगी और देखा जाए तो रेहान ने जो शर्तें रखी थी वह बाकी कंपनियों की शर्तों से तो बहुत सही थी। वरुण और जीविका दोनों ने स्टार मून कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खुशी खुशी साइन कर दिया था, पर अभी भी मूवी के पेमेंट को लेकर डिस्कशन होना बाकी था। जीविका बहुत ज्यादा फेमस आर्टिस्ट नहीं थी और पहले भी उसने बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर ही प्ले किए थे, इसीलिए उसने रेहान से रिम्यूनरेट के तौर पर सिर्फ ₹1,00,000 ही मांगे थे। जीविका के लिए यह पैसे भी बहुत ज्यादा थे। जीविका में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह इससे ज्यादा पैसे रेहान से मांग सके। यह सुन रेहान ने झट से कहा, ₹1,00,000 बहुत ज्यादा कम है, मैं अभी भी तुमको ₹50,00,000 देने को तैयार हूं। रेहान की बात सुनकर जीविका ने अपने हाथों को हिलाते हुए रेहान को मना करते हुए कहा, नहीं, आपको मुझे इतने ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। लाख मेरे लिए बहुत हैं। डायरेक्टर नवीन, जो कोने में खड़े होकर यह सारी बातें सुन रहे थे, हैरान रह गए। चाहे 20 लाख हो या 50 लाख, 20,000 मिलियन रुपए इन्वेस्ट करने वाली कंपनी के लिए यह बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थे। बहुत अजीब बात है कि यहां ऐसे भी सेलिब्रिटी है जिन्हें ज्यादा फीस नहीं चाहिए थी और ऐसे भी इन्वेस्टर है जो अपनी सेलिब्रिटी को खुद से ही ज्यादा फीस देने की बात कर रहे हैं। अगर यह कोई और कंपनी होती तो जरूर वहां के इन्वेस्टर पूरी कोशिश करते कि वे अपने सेलिब्रिटी के रिम्यूनरेट को कम कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खुद रख सके। अब रेहान ने फाइनल डिसीजन लेते हुए कहा, अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जीविका, 50 लाख रिम्यूनरेट तुम्हें मिलेगा। वरुण ने यह सब बातें सुनकर कुछ देर के लिए सोचा और फिर कहा, यंग मास्टर, मेरी मूवी के लिए आप मुझे अगर 60 दे तो कैसा रहेगा। वरुण ने यह फीस इसीलिए मांगी थी क्योंकि इससे पहले जिस मूवी में उसे सपोर्टिंग के तौर पर रोल करने के लिए ऑफ आया था वह उसे यही अमाउंट दे रहे थे। रेहान ने वरुण से कंफर्म करते हुए कहा, 60 लाख क्या तुम शो हो? वरुण ने कॉन्फिडेंट होते हुए कहा, यस, ये अमाउंट मेरे लिए काफी है। रेहान ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर कहा, आप दोनों के लिए 70 लाख, नाउ द डील इज डन। एक पल में इतना बोनस मिलना वरुण को एकदम से पागल बना रहा था। वह खुशी के मारे फुले नहीं समा रहा था। जीविका भी भगवान का शुक्र माना रही थी। वरुण और जीविका के ऑफिस जाने के बाद रेहान और डायरेक्टर नवीन वहीं बैठकर यह डिस्कस करने लग गए कि बाकी लोगों को किस तरह से ट्रीट करना है। डायरेक्टर होने के नाते नवीन को भी पेमेंट का एक हिस्सा देना था और स्क्रिप्ट भी नवीन ने ही लिखी थी। मूवी रिलीज होने के बाद डायरेक्टर नवीन बॉक्स ऑफिस से जो भी कलेक्शन होगा उसका प्रॉफिट भी % में लेंगे। इस फिल्म में काम करने वाले और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे फोटोग्राफर, प्रॉप्स, फील्ड वर्कर, जिन्हें भी पैसे देने थे। यह सारी बातें डिस्कस करने के बाद दूसरी तरफ राधिका और बाकी सबकी अवार्ड से रेमनी भी शुरू हो गई थी। मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया और गोल्डन सॉन कंपटीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन किया। रेहान अपने ऑफिस में बैठकर ही बाकी सभी लोगों की तरह लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था। फैंटेसी एंजल ग्रुप यानी ग्रीम एंजल्स अब कंपनी में बड़ी सेलिब्रिटी बन गए थे
और अभी अभी उन लोगों को इतना बड़ा सम्मान भी मिल रहा था, जो कि छोटी बात नहीं थी। स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी में सभी लोग अपना काम थोड़ी देर के लिए छोड़कर बहुत ही ध्यान से उस लाइव ब्रॉडकास्ट में अवार्ड सेरेमनी को देख रहे थे। बाकी सारे विन भी अपनी अपनी रैंकिंग के हिसाब से इस अवार्ड ले रहे थे। द गोल्डन मेलोडी चैंपियन अवार्ड, जो कि सभी के लिए सेंटर ऑफ अटेंशन था, फाइनली वहां पर पहुंच गया था। हर एक स्टार जिसने गोल्डन सॉन्ग चैंपियनशिप अवार्ड जीता था, उन सभी को आज यह ताज पहनाया जाने वाला था। यह सब कुछ पब्लिक देख सकती थी कि गोल्डन मेलोडी कंपटीशन ऑफ द न्यू सॉन्ग अवार्ड कितना ज्यादा अथॉरिटेटिव था। जैसे ही रेहान की वरुण और जीविका से बात पूरी हुई तो वे लोग चले गए और उसके बाद दूसरी तरफ राधिका और बाकी 3 लड़कियों को ताज पाना जा रहा था, जिसे पूरी स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के कर्मचारी देख रहे थे। अपनी ट्रॉफी अपने नाम करके शशा के साथ सभी लोग वापस मुंबई आ गए, जहां रेहान ने उनके झूठ के मास एक अलीशान होटल में पार्टी और मीडिया कॉन्फ्रेंस को रखा था। सभी लोग इनके बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, इसलिए पूरा हॉल रिपोर्टर से भर गया था। उसके बाद जब यह बात अभिषेक को पता चली तो उसके सोचने के लिए छुपी से झूठ अच्छा मौका होगा अपना ब्रॉडकास्ट कंपनी को आगे ले जाने का। इसलिए जहां मीडिया की भागदौड़ इतनी हो गई थी कि पूरा का पूरा हॉल सिर्फ कैमरे से भर गया था, वहीं दूसरी तरफ बिना बात घुमाते हुए अभिषेक ने न को कॉल किया और उससे पूछा, हेलो रेहान, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? दरअसल मैंने अभी अभी ये बात सुनी कि एक मूवी होने वाली है और मैं चाहता हूं कि मैं उसमें मौजूद रहूं और हमारी कंपनी उसका टेलीकास्ट करे। क्योंकि रेहान को उनकी कंपनी के बारे में पता था और जिस तरीके का टेलीकास्ट उन्होंने पहले किया था, उस काम को देख करके रेहान वह बात मना नहीं कर पाया और रेहान ने तुरंत अभिषेक को टेलीकास्ट के लिए हाँ कर दिया। चलो, अच्छा हुआ कि रेहान एक बारी में मान गए। मुझे तो लगा ही नहीं था कि वह मान भी पाएंगे, हमें देंगे उस ओपनिंग सेरेमनी में आने के लिए। पर इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई कि रेहान ने हमारी बात को माना। अभिषेक ने यह सब अपने दिमाग में सोचा और वहां से रेहान मेंशन के लिए निकल गया। असल में सब जाना चाहते थे कि आखिर इतना बीडीए कंपटीशन जीतने के बाद ए ड्रीम एंजल ग्रुप और बाकी लड़कियां अब आगे क्या करेंगी, और जैसा कि कुछ कश लगे जा रहे। देखिए, स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी जल्दी हाय एक फिल्म करेगी क्यू की अभी यूज 100 सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया है, तो सब लोग इस बारे में राय से जाना चाहते थे। इतना ही नहीं, यहाँ की रेहान के मन मैं भी बस यही चल रहा था, चलो किसी ना किसी बहाने ही सही इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू हमारी कंपनी को थोड़ा सा ही सही पर पब्लिसिटी हो जाएगा और ड्रीम गर्ल्स का जो गाना अभी इतना हिट गया है उसको थोड़ी और पब्लिसिटी मिल जाएगी। चाहिए हमारा यह आई जहां एक ओपनिंग सेरेमनी है, पर उसके साथ साथ मूवी के बारे में अपडेट देना भी हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ हॉल के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई थी मीडिया रिपोर्ट्स की कि खड़े होने तक की जगह नहीं था, ऐसी नहीं थी। हर कोई अपने लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहा था जहां पे अच्छी लाइटनिंग होता कि वो एक अच्छा इमेज कैप्चर कर पाए और कंपटीशन में मार्केट में आगे बढ़ पाए। वहीं कुछ लोगों का रिपोर्टर का कहना था कि सच में ये जो ड्रीम गर्ल्स है ये काम कर भी पाएंगे या नहीं। ये सिर्फ पॉपुलर बढ़ाने का एक तरीका है और पता नहीं ना जाने कितने ऐसे ऐसे सवाल जो मीडिया के मन में थे। तभी वहां पर अभिषेक भी अपनी टीम के साथ पहुंच गया और आते ही उसने कहा, उम्मीद करता हूं मुझे लेट नहीं हुआ होगा। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ आपका, आप सही टाइम पे तासेस आए हो। हाँ, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे चलता रहता है, रेहान ने बड़े प्यार से अभिषेक से कहा। जहां सारे रिपोर्टर्स जगह के लिए लड़ रहे थे, वहीं रेहान ने अभिषेक के लिए फर्स्ट रो में ही जगह बना रखी थी, क्योंकि रेहान कहीं ना कहीं जानता था कि अभिषेक इस पूरे शो को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अभिषेक को कहीं पर भी तकलीफ ना हो। यह सीट मेरी है, आप यहां पर नहीं बैठ सकते, एक रिपोर्टर ने बहुत ही तेज आवाज में अभिषेक को कहा। उस बात पर अभिषेक ने कहा, नहीं, मैं ये सीट नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें नहीं पता, लेकिन यह सीट मेरे लिए अरेंज करी गई है। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम पुरानी रिपोर्टर्स हैं और हमसे ज्यादा यहां पर और कोई भी कुछ भी नहीं देखता है। ये जो तुम्हारा ब्रॉडकास्ट है ना, ये भी इतना चलने वाला है, नहीं तो तुम ज्यादा बनो मत। हम ट्रेडिशनल मीडिया हैं। जिसमें अभिषेक ने पलट कर कहा, आप लोग बेशक से ट्रेडिशनल होंगे, पर जिस मात्रा में यहां पर ब्रॉडकास्ट देखा जा रहा है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन ब्रॉडकास्ट ज्यादा देखा जाएगा। ट्रेडिशनल मीडिया से इस बात पर रिपोर्टर थोड़ा सा चिढ़ गए और वहां से थोड़ा साइड हो गए। अभिषेक के मन में यह बात थी, कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्ट आज की डेट में बहुत सारे लोग देख रहे हैं
और उसमें से आधे जनता यंग है। और यही एक वजह है कि उनकी ब्रॉडकास्ट कंपनी इतनी आगे तक बढ़ पाई है, क्योंकि लोग ब्रॉडकास्ट देखना बहुत पसंद करते हैं। अभिषेक और रिपोर्टर जहां अपनी बातचीत में बिजी थे, वहीं बाकी लोगों की नजरें अब सामने देखने लग गईं, क्योंकि सामने से सेलिब्रिटी जा रहे थे। और किसी ने भी यह सोचा नहीं था कि रेहान की कंपनी इतना ज्यादा पैसा किसी चीज में खर्च करती है, क्योंकि वहां पर बड़े से बड़े स्टोर्स ने एंट्री लेनी शुरू कर दी थी। यहां तक कि उनमें से एक युवराज भी था। हालांकि युवराज काफी समय से मीडिया में नहीं था, लेकिन उसको अभी भी लोग जानते थे। शोर तो तब मचना शुरू हुआ जब वहां बैठे सभी लोगों ने ड्रीम गर्ल्स को सामने से आते हुए देखा। कोई इतनी सुंदर थी कि किसी के भी पलक झपक ही नहीं रही थी। क्या यह वही युवराज है जो यह काम कर रहा है? क्या इतने सारे लोग एक मूवी में काम करेंगे? सच में स्टार मूवी ने बहुत अच्छा ही काम करा है। लगता है इस बार मेरे को तो लगता है रेहान की कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लिए हैं। देखो ना, वह कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, कियारा और साशा है ना जो इनको लेकर आ रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ना जाने कितने से बातें रिपोर्टर्स के बीच उन सबको देखकर के होने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साथ एक मूवी में 40 एक्टर्स का काम करना एक बहुत बड़ी चीज मानी गई। तभी अभिषेक ने बहुत खुशी से कहा, मैंने इतना शोर ब्रॉडकास्टर में मचतेक भी नहीं देखा। यह जिंदगी का सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्ट रहेगा। मेरे लिए इस ब्रॉडकास्ट ने आज तक के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, और मैं इस बात से और अपनी टीम से बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम लोगों ने काम अच्छा किया है। मैं चाहता हूं कि जितना हो सके तुम ड्रीम गर्ल्स को कैप्चर करो, क्योंकि हमारी ऑडियंस को ड्रीम गर्ल्स को देखना और उनको सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि इस समय ब्रॉडकास्ट को कम से कम 80 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख रहे थे। और अभिषेक के ब्रॉडकास्ट के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। पहले दिन से लेकर आज तक हमने जो भी कुछ पाया और जो भी कुछ कमाया है, वह रेहान की वजह से है। कहीं ना कहीं हमारे ब्रॉडकास्ट को आगे प्रमोट करने इकलौता हिस्सेदार रेहान ही हैं, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने ब्रॉडकास्ट को यहां पर शो कर सके। अगर रेहान हमें मौका नहीं देते तो शायद ही हम यहां पर पहुंच पाते, और इंडस्ट्री के सबसे मशहूर लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी को हम कभी भी पीछे नहीं छोड़ पाते। स्टार मून कंपनी के साथ काम करना जब से हमने शुरू किया है, यहां के रिकॉर्ड्स बस ब्रेक होते ही जा रहा है। लोगों को ड्रीम गर्ल ग्रुप इतना पसंद आ गया है कि उनके पास हर वक्त एक नया सवाल होता है उनसे पूछने के लिए, और यही एक वजह है कि स्टार मून और हमारा इतना अच्छा रिलेशन बन पाए हैं। अभिषेक ने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा। रेहान को इस तरह स्टेज के पीछे खड़ा देख अभिषेक बहुत घबरा गया, और वह अचानक से रेहान के पास उसका हालचाल पूछने भागा। इस पर रेहान का जवाब था, इंटरव्यू वगैरह यह सब साशा संभाल लेगी, और मैं तो यह कहता हूं कि कंपनी के मैटर भी मुझे इतना पढ़ना ही नहीं है। इसके फ्यूचर में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो यह सब शशा देखने के लिए यहां पर है। वैसे तुम यहां कैसे? अभिषेक ने बहुत ही विनम्रता से कहा। दरअसल मैं आपको यहां पर शुक्रिया कहने आया था। रेहान ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, शुक्रिया? लेकिन वह क्यों? रेहान ने सवाल भरी आंखों से पूछा, जिसमें अभिषेक का कहना था, रेहान सर, यह आप ही की बदौलत है कि मेरी कंपनी यहां तक पहुंच पाई है और ब्रॉडकास्ट इतने सारे लोग देख पा रहे हैं। अगर आपकी कंपनी मुझे सपोर्ट नहीं करती, ये आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो शायद ही मेरी कंपनी यहां तक इस पैमाने तक पहुंच पाती। मेरी कंपनी को यहां तक पहुंचाने में आपका बहुत बहुत बड़ा हाथ है, और इसलिए मैं आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। अभिषेक की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता क्यों करते हो, हम दोस्त हैं, तुम्हें इतना शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। और रही बात कंपटीशन की, तो सच बताऊं तो वह कंपनी जिसका नाम तुमने बताया बैटल, दरअसल वह कंपनी मुझे नहीं पसंद। अब मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी एंटरटेनमेंट और ब्रॉडकास्ट कंपनी इतनी आगे तक बढ़े, और अगर इसमें मेरा कोई हाथ है तो मैं उसके लिए खुश हूं, पर असल बात तो यही है कि यह सब तुम्हारी ही मेहनत है। इतना कहकर रेहान ने अपने पैन से अभिषेक के कंधे पर हाथ रख दिया। यह रेहान और अभिषेक जिस तरह बैटल बुल कंपनी की बात कर रहे थे, वहां उस कंपनी में अभी तक हलचल मच चुकी थी, क्योंकि इस तरह से अभिषेक की ब्रॉडकास्ट में लोगों के नंबर बढ़ते जा रहे थे। उस हिसाब से कंपटीशन का लेवल कुछ अलग ही होता जा रहा है, और यह बात उसके मालिक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उस मालिक ने गुस्से में पागल होते हुए चिल्लाकर कहा, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? तुम लोगों को समझ भी आ रही है यहां पर हो क्या रहा है? तुम लोगों ने देखा कि उसका ब्रॉडकास्ट कितना आगे तक जा रहा है। अगर यही चलता रहा
तो हमारी कंपनी डूबने में 2 दिन नहीं लगाएगी। तुम लोगों को कुछ समझ आ रहा है या नहीं? तो जल्दी जाओ और इस चीज में काम करो। अगर सेलिब्रिटी ही दिखाने की बात है तो अभी जाए और जाकर के कुछ फेमस सेलिब्रिटीज को इनवाइट करिए। बैटल कंपनी में फेमस सेलिब्रिटीज को बुलवाने के बाद भी यहां के लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वाली ऑडियंस बिग बियर प्रोडक्ट को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों को ड्रीम गर्ल को देखने का उनसे मिले हुए जवाबों के बारे में सुनना लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। यही एक वजह थी कि अभिषेक बस बढ़ती हुई ऑडियंस को देखकर पागल हो रहा था। जब अभिषेक ने रेहान को अपने ब्रॉडकास्ट की पॉपुलर बताई तो रेहान भी काफी ज्यादा खुश और उत्साहित हो गया और खुशी से बोला, क्या बात कर रहे हो? क्या सच में ऑडियंस से रिपोर्ट्स इतना अच्छा आ रहा है? अगर मूवी आने से पहले ये हाल है तो इस मूवी के आने के बाद तो बॉक्स ऑफिस में बहुत शोर मच जाना है। मैं चाहता हूं कि जैसा आज का माहौल है और ऑडियंस जितना प्यार आज सबको दे रही है, बस इतना ही प्यार मूवी रिलीज पर भी दे देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेहान ने इस मूवी के शुरू में ही इतने पैसे लगा दिए थे कि अब वहां मौजूद सभी लोगों की उम्मीदें मूवी से बहुत ज्यादा हो गई थी। और रेहान भी कहीं ना कहीं यह चाहता था कि एक अच्छा रिस्पांस इसे बॉक्स ऑफिस में मिले। यह सब आपकी वजह से हुआ है सर। मैं जितना शुक्रिया करूं आपका उतना कम है। शुक्रिया तो जैसे अभिषेक की जुबान पर बैठ गया था, वह कहीं भी मौका नहीं छोड़ रहा था रेहान को शुक्रिया कहने का। रेहान ने एक मुस्कान के साथ कहा, कैसी बात कर रहे हो यार? आखिर हम एक ही चीज पर काम कर रहे हैं, सही है? पब्लिसिटी तुम्हें भी चाहिए, पर मूवी का प्रमोशन भी जरूरी है, तो यह दोनों के ही लिए बहुत फायदेमंद है। जहां अभिषेक और रेहान अपनी बातों में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ रिपोर्टर्स के इतने सारे सवाल साशा बिना हिचकिचाहट के साथ दे रही थी। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, तो आपका क्या कहना है? फिर मिस साशा इस पर क्या अभी हाय हुए? सारे एक्टर्स इस मूवी का हिस्सा बनेंगे? क्या इस मूवी का बजट शुरुआत में ही ज्यादा तो नहीं हो गया? आपको क्या लगता है, यह जो मूवी है डूम्सडे लीजन, ये कैसी मूवी है? रिपोर्टर्स तो मानो सवालों की लिस्ट लिए बैठे थे। वहीं साशा बिना किसी रुकावट के सारे जवाब दिए जा रही थी। उसका कहना था, हाँ, यह मूवी एक साइंस फिक्शन है, और रही बात यहां मौजूद सभी एक्टर्स की, तो हाँ, ये सब उस मूवी में होंगे और आने वाले समय में आपको बहुत कुछ पता जाएगा। का साशा की यह बातें सुनकर ऑडियंस का शोर और भी ज्यादा बढ़ गया, पर रिपोर्ट्स और ऑडियंस का शोर वहां कम हो गया जब उन्होंने शशा से कुछ ऐसी चीज सुनी जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, और अब इन्हें लग रहा था कि हाँ, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी तक शश की बात सुनकर लाइव शो में सारे लोग बहुत खुश थे। तभी शाशा ने जब बताया कि इस मूवी का ओपनिंग बजट 200 मिलियन है, कहीं ना कहीं अब सबके मन में बहुत से सवाल थे कि एक्टर्स को सैलरी क्या मिलेगी, स्पेशल इफेक्ट्स इसमें होंगे या नहीं, क्योंकि यह एक साइंस फिक्शन है। क्या ये भी एक्टर्स के साथ फ्रॉड तो नहीं होगा? क्या एक्टर्स को उनका हिस्सा मिलेगा? और ना जाने क्या क्या जिस पर शशा का कहना था कि हाँ, यह एक साइंस फिक्शन है तो इसमें स्पेशल इफेक्ट्स होना जायज है। और रही बात सैलरी की, तो किसी को भी कुछ कम ज्यादा नहीं मिल रहा। हल्कि यह बात सिर्फ रेहान को पता थी कि मेन लीड युवराज को उसने कितने पैसे दिए हैं, और यह तक कि रेहान ने किस तरह से सभी एक्टर्स के हिसाब से उनमें पैसे डिवाइड किए हैं। और रही बात बजट की, तो एक मूवी के लिए 200 मिलियन ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। उसमें सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सैलरी देनी है। रेहान की नजरों से आप लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे कि सिर्फ एक्टर्स ही नहीं है जो उस मूवी में काम करते हैं, उनके आगे पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम स्पॉट दादा कह के ताल देते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि यही लोग हैं जिनकी मदद से ही एक अच्छी मूवी बनती है। और रही बात 200 मिलियन की, तो यह जरूरी नहीं है कि यही है जो है रेहान, चाहे तो ये अमाउंट बदल भी सकता है। साशा ने बहुत ही प्यार से रिपोर्ट्स और ऑडियंस की कंफ्यूजन दूर करी, लेकिन इसके बाद रिपोर्ट्स और भी नए से सवाल के साथ तैयार ही बैठे थे, क्योंकि ड्रीम गर्ल्स ग्रुप कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया था और क्योंकि ऑडियंस को उन्हें सुनना और ज्यादा पसंद था। तो अब सवाल यह थे कि आखिर ड्रीम गर्ल्स मूवी के लिए ही क्यों, क्योंकि यह आपकी कंपनी से है। क्या यहां भी पैसे बचाने की कोशिश है? ड्रीम गर्ल्स ग्रुप तो सिंगिंग ग्रुप है, और ना जाने कितने सवाल मानो मीडिया अपने पास रखे बैठी थी। साशा को कहीं ना कहीं इसकी खबर हो गई थी कि अभी जवाब देना जरूरी है। तो उस बात पर शशा ने कहा, ड्रीम गर्ल ग्रुप कभी भी पूरी तरह सिंगिंग के लिए नहीं था। हमारी कंपनी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, और रही बात एक्टिंग स्किल्स की, उसके बारे में आपको डायरेक्टर ही बताए तो ज्यादा सही रहेगा। साशा की बात सुनकर
डायरेक्टर नवीन ने ड्रीम गर्ल्स की तरफदारी करते हुए कहा, आपको शक करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टर हूं और एक्टिंग की पहचान मुझे बहुत ज्यादा है और मैं जानता हूं ड्रीम गर्ल्स ग्रुप की लड़कियां बहुत कबल या तारीफ एक्टिंग करती है और यह आपको खुद मूवी देखकर पता चल जाए। नवीन जी के कुछ ऐसे शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी के मुंह पर ताले लग गए। कहीं ना कहीं अब सब मन चुके थे कि ड्रीम गर्ल्स की लड़कियां न सिर्फ एक अच्छी सिंगर हैं, यहां तक कि वह लोग बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती हैं, क्योंकि सब लोग डायरेक्टर नवीन को जानते थे कि उनका बर्ताव किस तरह का है और वह किस तरह अपने काम से बहुत डेडिकेटेड है। तो वह कभी भी अपनी मूवी में ऐसे ही किसी को भी नहीं ले लेंगे। और यही एक वजह थी कि अब सबको यह मानना ही पड़ा कि ड्रीम गर्ल्स नहीं सिर्फ अच्छी सिंगर्स है, यह तक कि अच्छी एक्टर्स भी हैं। सभी के मन के सवाल खत्म ही हुए थे कि साशा ने फिर से एक ऐसी बात बोला दिया जिसको सुनकर वहां मौजूद सब शॉक हो गए। क्या आप लोगों को मालूम है, ड्रीम गर्ल्स सिर्फ इस मूवी का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि वह एक थीम सॉन्ग में भी हिस्सा ले रही है और वह मूवी के बाद आएगा। शशा ने मीडिया और ऑडियंस को यह खबर दी। क्या यह गाना भी गायत्री जी ने लिखा? भीड़ में से एक रिपोर्टर ने बहुत ही खुशी के साथ पूछा। उस रिपोर्टर के सवाल पर शशा ने भी खुशी से कहा, हाँ तुम सही सोच रहे हो, गायत्री जी ही है। को इस गाने पर काम करेगी कुछ इस तरह। और बहुत से मीडिया और ऑडियंस के सवाल जवाब के बाद यह ओपनिंग सेरेमनी बहुत अच्छे से खत्म हुई और अब बिग बियर ब्रॉडकास्ट कंपनी का ब्रॉडकास्ट दूसरे नंबर पर चल रहा था। ड्रीम गर्ल्स और मूवी एक साथ सुनकर मीडिया लाइन में हड़बड़ाहट मच गई। हर न्यूज चैनल पर अब बस कार्तिक की कंपनी और ड्रीम गर्ल्स की ही चर्चा थी। एक ही दिन के अंदर बिग बियर ब्रॉडकास्ट, ड्रीम गर्ल्स और साशा चर्चा का विषय बन गई थी। सबका बस यही कहना था, साशा एक बहुत ही सुंदर और समझदार सीईओ है। यही एक वजह थी कि अब साशा की फैन फॉलोइंग भी मिलियन तक पहुंच गई थी। इस तरह की पब्लिक की भीड़ को देखकर कि रिहान को बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। उसका मानना था, अगर यह बात ज्यादा फैल गई, बात तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया और उनसे कहा, पब्लिक ओपिनियन को भी इतना मैटर मत दो और मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर मौजूद रहो और अपनी टीम को भी बोलो कि यह ज्यादा बात पब्लिक तक ना पहुंचाए और यह पब्लिक ओपिनियन को अभी बंद कराए। तभी रिहान के असिस्टेंट ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, लेकिन सर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या आपको किसी बात का है? यह तो अच्छी बात है कि राधिका और उसकी टीम हमारी ड्रीम गर्ल्स एक फेमस प्लेटफॉर्म पर आए, तो फिर आप यह बंद क्यों करवाना चाहते हैं? रेहान ने एक गहरी लंबी सांस ली और फिर अपने असिस्टेंट को जवाब देते हुए कहा, हाँ मुझे डर है। मुझे डर है कि कहीं हमारे दुश्मन या कोई भी कंपनी के बाहर का इंसान इस बात का फायदा उठाए या राधिका या उसकी टीम को किसी भी तरीके का नुकसान हो। आने वाले समय में मैं जानता हूं यह मूवी बहुत ज्यादा हाई पेस पर जाने वाली है, लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी बाहर आइडेंटिटी अभी रिवील ना हो। रेहान ने अपने असिस्टेंट को समझाते हुए बात कही और इतना कहकर असिस्टेंट वहां से बाहर चला गया। तभी अचानक से मैगी अंदर आए और शांत खड़ी हो गई। जैसे ही रेहान की नजर उस पर पड़ी तो उसने पूछा, मैगी तुम यहां सब ठीक है ना? बाहर कुछ बात तो नहीं हो गई? अचानक से मैगी को ऑफिस में आते देख रेहान थोड़ा सा घबरा गया। मैगी ने अपने उन्हीं एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा, नहीं सर कुछ बात नहीं हुई है, दरअसल आपसे 2 लोग मिलने आए हैं। यह सुनकर रेहान थोड़ा हैरान हो गया कि भला कौन लोग इस वक्त से मिलने आए होंगे। उसने मैगी से भी सवाल किया कि कौन से 2 लोग मिलने आए। मैगी ने शांति से जवाब में कहा, वही लोग आए हैं जिन लोगों की आपने जान बचाई थी और उसके बाद से वह दिखे नहीं थे। क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? रेहान ने सिरहा में हिलाकर कहा, हाँ ठीक है तुम अंदर भेज दो। मैगी बाहर चली गई थी, पर रेहान अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है। यह लोग आज अचानक यहाँ पर कैसे रेहान पेश आए? अपने दिमाग में इतना सोच ही रहा होता है कि बाहर से जुनेट और अमन दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रेहान की तरफ आए और उसे प्यार से नमस्ते कहा और हल्की सी मुस्कान देते हुए चेयर पर बैठ गए। उनके बैठते ही रेहान ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ कैसे? सब ठीक है। रेहान का यह सवाल सुनकर जुनैद ने हंसते हुए कहा, अरे आपने तो पूरे इंडस्ट्री में शोर मचा रखा है, जहां देखो बस आप ही की चर्चा हो रही है और आप पूछ रहे हैं कि हम यहां कैसे। असल में बस इसी के चलते हम आपसे मिलने आए हैं। दरअसल अमन और जुनैद इस इंडस्ट्री में ही काम करते थे। जुनैद मीडिया और हॉस्पिटल लाइन में था,
तो अमन का भी अपना खुद का स्टूडियो था और इसी के चलते जुनैद और अमन को इस मीडिया इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी। उनकी बात सुनकर रेहान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने हंसकर कहा, मुझसे मिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस बताए कैसे आप लोगों का आना यहां पर हुआ। तभी अमन ने मुस्कुराकर रेहान से कहा, तो जैसा कि आप और हम लोग सब जानते हैं कि आज की डेट में आपकी कंपनी और ड्रीम गर्ल का एक अलग ही छाप पड़ी हुई है मीडिया इंडस्ट्री पर, और ऑडियंस तो ड्रीम गर्ल को देखने के लिए पागल हो रखी है। हम तो खुद चाहते थे कि आपका यह ड्रीम गर्ल सबसे ऊपर टॉप पर आ, लेकिन हमें ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने तो खुद ही ड्रीम गर्ल्स को टॉप पर पहुंचा दिया। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरी कंट्री में टॉप नंबर में मैं भी एक आता हूं और मेरी फैमिली की नेटवर्क बहुत अच्छी है। जुनैद ने भी कहा, दरअसल वो जो सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, हम चाहते थे कि आपका ड्रीम ग्रुप जो है वह सबसे टॉप पर आए, पर बिना जान पहचान के ये आपके ड्रीम ग्रुप ने तो कमाल ही कर दिया और वह खुद ही टॉप पर आ गया। अच्छा, क्या यह बात सच है? वो आप लोगों ने स्पॉन्सर करा था? रेहान ने बहुत सरप्राइज होते हुए ने कहा। हालांकि उसे पता था कि यह कंपटीशन किसने स्पॉन्सर करा था। डॉट जी, हाँ, वो हम ही लोगों ने स्पॉन्सर कराया था, और इससे पहले हम कुछ करते कि आप लोगों को टॉप पर पहुंचाने के लिए, आपने तो खुद ही कमाल कर दिया। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जूने ने रेहान की कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहा। इतना सब जानकर रेहान ने कुछ सोचा और थोड़ा स्ट्रेट होकर पूछा, तो फिर आज आप यहां कैसे? असल में हम ये चाहते हैं कि आप अपनी नई मूवी के लिए आपको कोई स्टूडियो ना ढूंढे और हमारा जो स्टूडियो है आप उसी का इस्तेमाल करें। हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी बात होगी। हम आपके लिए कोई भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं रख रहे हैं क्योंकि आपने हमारी जान बचाई थी और हम आपके एहसानमंद हैं। हम चाहते हैं कि आप इसके लिए ना करें। आशा करते हैं आपको ऑफर अच्छा लगेगा। जुनैद और अमन की बात सुनकर रेहान एकदम हैरान हो गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी अच्छाई का इस तरीके से उसे वापस मिल पाएगा। उसने तो सिर्फ जान बचाई थी। उसको बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी चीज के लिए उसके पास ऐसा ऑफर रहेगा, क्योंकि एक अच्छे इरादे से जुनैद और अमन रेहान के पास आए थे। तो रेहान उस बात पर मना नहीं कर पाया। तभी यही सब सोचते हुए अचानक ही रेहान ने अमन से पूछा, पर यह स्टूडियो है कहां? जिस परे, अमन ने कहा, यह स्टूडियो दूसरे आइलैंड पर है। उम्मीद करता हूं आपको वहां पहुंचने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यह बात सुनकर रेहान थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि रेहान इतनी दूर जाना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि अगर कुछ भी हो तो वह यहीं तक हो, लेकिन क्योंकि जुनैद और अमन रेहान के पास एक अच्छे इरादे से आए थे, इसलिए वह मना नहीं कर पाया। लेकिन उससे पहले उसने बोला, मैं एक बार सोचा अपने डायरेक्टर से यह बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस मूवी को बनाने में नवीन जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। इतना कहकर रेहान ने मैगी से कहा, जाओ और नवीन जी को बुला के लाओ। ठीक है सर, मैं अभी बुला के लाती हूं। मैगी ने हल्की सी मुस्कान देते हुए रेहान से कहा और बाहर चली गई। मैगी को इस तरह बाहर जाते हुए देख अमन और जुनैद के मन में थोड़ी सी जलन हुई कि इतनी सुंदर लड़की रेहान को सर बुला रही है। अमन का कहना था, मैं भी इतने अमीर घर से हूं, पर इतनी सुंदर लड़की एस बॉडीगार्ड मेरे को अभी तक नहीं मिली। और रेहान कितना अमीर और कितना हैंडसम है जो उसे इस तरह की लड़की बॉडीगार्ड मिली। मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। और इतनी सुंदर ब्यूटी देखने के बाद जुनैद और अमन कहीं ना कहीं मैगी को देखकर पागल हो गए थे। सर, क्या आपने मुझे बुलाया? मैगी ने बताया कि आप मुझे बुला रहे थे। सब कुछ ठीक है। डायरेक्टर नवीन जी जब ऑफिस में आए तो उन्होंने रेहान से पूछा, क्योंकि वहां बैठे दो अनजान लोगों को देखकर नवीन जी को कुछ समझ नहीं आया। हाँ मिस्टर नवीन, सब ठीक है। दरअसल मैं आपको दो लोगों से मिलवा चाहता था। यह है अमन और यह जुनैद। दरअसल अमन का खुद का स्टूडियो है, लेकिन वह आइलैंड पर नहीं है, वह दूसरे आइलैंड पर है। और यह चाहते हैं कि हम वो मूवी जो शूट कर रहे हैं वह इनके आइलैंड पास ही शूट करें। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि हमें दूसरे आइलैंड पर जाना चाहिए या नहीं? आपका ओपिनियन इस बारे में मैटर करता है। इतना कहकर रेहान ने नवीन जी पर बात छोड़ दी। डायरेक्टर नवीन ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूं वह कौन सा स्टूडियो है? यह सुनकर अमन ने बहुत ही आराम से कहा, जी हां, वह है स्काई स्टूडियो। स्काई स्टूडियो का नाम सुनकर नवीन जी के होश उड़ गए। उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी, जैसे उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या सुन लिया हो। इसका नाम सुनने के बाद नवीन ने कुछ ऐसा कहा कि रेहान उसके बात पर विश्वास नहीं हुआ। जब रेहान ने मिस्टर नवीन को बुलाकर उन्हें बताया
कि अमन के स्टूडियो का नाम स्काई सीक स्टूडियो है, तो उस बात को सुनकर नवीन के होश उड़ गए। नवीन का कहना था, क्या यह स्काई स्टूडियो वही है ना जो वर्ल्ड के टॉप 2 स्टूडियो में से आता है?